तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आपने देखा होगा लास्ट क्लास में हम पहुंच गए थे लूसिंगटन तक। और लूसिंगटन की डेथ भी हो गई थी 25 अक्टूबर 1848 को। और लूसिंगटन एकमात्र ऐसा कुमाऊं का कमिश्नर है जो ऑन ड्यूटी मर गया था। तो यहाँ तक की कहानी शायद से आपने नोट भी कर ली होगी और आपको याद भी हो गई होगी। अब यहाँ से आगे की कहानी देखते हैं कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। और अब कुमाऊं में 5वें कमिश्नर बनेंगे। और 5वें कमिश्नर का नाम कुमाऊं में क्या है? जॉन हैलिट बैटन। अगले कुमाऊं के कमिश्नर का नाम होता है जॉन हैलिट बैटन। और इनका शासनकाल 1848 से 1856 तक रहता है। और कुमाऊं का 5वां कमिश्नर ये बनता है। आपको अब याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। खैर, आपको टॉप 4 कमिश्नर याद करने थे और आपने याद भी कर लिया होगा। पहला कुमाऊं के कमिश्नर गार्डनर, दूसरे आपने पढ़े होंगे ट्रेल, तीसरे पढ़े होंगे आपने गोबान और चौथे पढ़े आपने लूसिंगटन। आपको टॉप 4 याद करने हैं और चौथा लूसिंगटन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। 5वां कमिश्नर बनते हैं हैलिट बैटन। हैलिट बैटन के बारे में हम क्या पढ़ सकते हैं? तो पहला पॉइंट है हैलिट बैटन का। और हैलिट बैटन का पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि हैलिट बैटन कमिश्नर बनने से पहले असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के पद पर थे। और कहाँ के? गढ़वाल के। आपने इससे पहले वाली कहानी में देखा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको याद आ रहा है तो इससे पहले वाली कहानी में आपने क्या देखा था कि जब हमारे गवर्नर लूसिंगटन थे तो इन्होंने क्या किया था, गढ़वाल कमिश्नरी शुरू कर दी थी। और जब गढ़वाल कमिश्नरी शुरू कर दी थी तो कोई ना कोई तो गढ़वाल का कमिश्नर होगा। तो इसलिए गढ़वाल के डिप्टी कमिश्नर के पद पर कौन थे? बैटन। तो ध्यान रखो, बैटन पहले डिप्टी कमिश्नर था और डिप्टी कमिश्नर के बाद क्या बना? कमिश्नर बना। तो निम्न में से ऐसा कौन सा कमिश्नर है जो कमिश्नर बनने से पहले डिप्टी कमिश्नर का पद संभाल चुका था या गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर का पद संभाल चुका था? वो है बैटन जी। ये पहले डिप्टी कमिश्नर थे गढ़वाल के और उसके बाद बने। या ये गढ़वाल में क्या थे? सेटलमेंट ऑफिसर थे, बंदोबस्त अधिकारी थे। ध्यान रखिएगा कि कमिश्नर बनने से पहले बंदोबस्त अधिकारी कौन था? तो बंदोबस्त अधिकारी ये भी था। अभी आगे बैकेट का नाम भी सुनोगे आप, बट फिलहाल ये नाम सुन लीजिएगा। इसने अपने शासनकाल में काफ़ी बेहतरीन काम किए होंगे, काफ़ी अच्छे काम किए होंगे। इसलिए अगर पूछा जाएगा कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल किसके काल को कहते हैं? द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल। तो कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? तो कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल कहा जाता है जॉन हैलिट बैटन के शासनकाल को। जॉन हैलिट बैटन के शासनकाल को कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल कहते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, ध्यान रखें। ऐसी अगर आपको मैंने पढ़ा रखा है और आपने याद किया है तो मेरे प्यारे दोस्तों आप मुझे बताएंगे चंद वंश का स्वर्णकाल किसे कहते हैं और पंवार वंश का स्वर्णकाल किसे कहते हैं। और आप ये प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। अगर आप नहीं बताओगे तो फिर मैं तो बताऊंगा ही ना आंसर। मैं भी आपको कमेंट में बता दूंगा आंसर। बट ये तो मैंने ही आपको पढ़ा रखा है और आप पुरानी चीज़ों को याद कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। पुराने बच्चे जो कंटिन्यूसली नोट्स बना रहे हैं प्लीज़ बताइए मुझे कि चंद वंश का स्वर्णकाल किसे कहते हैं और पंवार वंश का स्वर्णकाल किसे कहते हैं। ये दोनों चीज़ें मैं आपको पढ़ाया हूँ और अब आपने मुझे ये भी बता दिया है कि कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल कहते हैं बैटन के शासनकाल को। ये ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट जो बैटन के बारे में हम पढ़ते हैं और बैटन के बारे में पढ़ने में अगला पॉइंट हमें ये पता चलता है, ट्रेल को थोड़ा सा रिवीजन करेंगे तो ट्रेल के शासनकाल में हमने देखा था 1819 में जॉर्ज विलियम ट्रेल ने 9 पटवारी बनाए थे। और ये पटवारी कैसे थे? आनुवांशिक या वंशानुगत पटवारी थे। पटवारियों की नियुक्ति ट्रेल कर चुके हैं, पर ट्रेल ने जिन पटवारियों की नियुक्ति करी थी वो सारे पटवारी कैसे थे? वंशानुगत थे। 1819 में बनाए थे और 9 बनाए थे। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। परंतु क्या हुआ कि हैलिट बैटन ने इस प्रथा को भी बंद किया और उसकी जगह पे योग्य पटवारी या कभी क्वेश्चन आएगा प्रशिक्षित पटवारी, योग्य पटवारी या शिक्षित पटवारी, ये शुरू किसने किया था? तो ये बैटन ने किया था। ये अच्छी बात भी है। अगर ट्रेल वाला ही प्रोसेस रहता ना, आनुवांशिक पटवारी वाला या वंशानुगत पटवारी वाला, तो पटवारी के तो फॉर्म ही नहीं आते। एक बार जिसके दादा पटवारी बन गए थे ट्रेल के शासनकाल में, दादा का लड़का फिर पापा पटवारी बनेगा, लड़का पटवारी बनेगा, नाती पटवारी बनेगा, उन्हीं की फैमिली वाले पटवारी बनते। पटवारी की तो भर्ती नहीं आती। तो ये प्रथा को समाप्त कौन करता है मेरे प्यारे दोस्तों? बैटन। और आनुवांशिक या वंशानुगत पटवारी की जगह पर योग्य पटवारियों की शुरुआत करता है जॉन हैलिट बैटन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में आपके पास आएगा तो आएगा। ओके, इससे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूँ। आगे बढ़ने के बाद हमें क्या पता चलता है?
ये कुमाऊं कमिश्नरी का हेडक्वार्टर अल्मोड़ा से नैनीताल ट्रांसफ़र कर देता है। इसकी दो डेट हमें देखने के लिए मिलती है, कहीं पर 1851 लिखा होगा तो इसको कहीं पर 1855 लिखा होगा, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 1854 1855। 1854-55 के शासनकाल में अभी तक आप पढ़ रहे थे कुमाऊं कमिश्नरी का हेडक्वार्टर अल्मोड़ा था, अब कुमाऊं कमिश्नरी का हेडक्वार्टर कहाँ आ जाता है, नैनीताल आ जाता है। और दोस्तों कल वाली क्लास आप रिवीजन करो, कल वाली क्लास में आपको पढ़ाया था कि नैनीताल की खोज 1841 में पीटर बैरन ने करी थी। नैनीताल की खोज हुई थी 1841 में पीटर बैरन ने, और 1843 में हमने ये पढ़ लिया था कि नैनीताल का नगरीकरण शुरू हो गया था। ये चीज़ें उनके लिए है जिन्होंने कल वाली क्लास पढ़ी थी। कल वाली क्लास में ये दोनों पॉइंट मैं आपको लिखा भी चुका हूँ। तो देखो नैनीताल की खोज हो चुकी है, नैनीताल एक शहर के रूप में विकसित हो चुका है। तो इसका शासनकाल आते आते नैनीताल फुलफिल डेवलप्ड हो गया था और इसने अल्मोड़ा से हेडक्वार्टर ही ट्रांसफ़र कर दिया। कहाँ? नैनीताल। तो कुमाऊं कमिश्नरी का हेडक्वार्टर अल्मोड़ा से नैनीताल कौन लाता है? तो अल्मोड़ा से नैनीताल कुमाऊं कमिश्नरी का हेडक्वार्टर कौन लाता है? और आपके सामने हम पढ़ के आ रहे हैं, जॉन हैलिट बैटन, बैटन साहब लाते हैं। तो बैटन साहब क्या करते हैं, हेडक्वार्टर को अल्मोड़ा से नैनीताल ले आते हैं। कब लाते हैं? 54-55 में लाते हैं। नैनीताल की खोज 41 में पीटर बैरन, और नैनीताल को मॉडल कब बनाया गया था? 43 में। ये चीज़ें भी आपको पढ़ाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके सामने बोर्ड पे भी लिखा है, उम्मीद करता हूँ आप याद भी कर रहे होंगे। चाय की खेती को प्रोत्साहन देने वाले कमिश्नर कौन है? तो चाय की खेती को भी प्रोत्साहन इसी ने दिया था। यहाँ पे एक डेट आपको याद रखनी है, लगभग 1852-53 की एक डेट आती है। चाय की खेती को प्रोत्साहन दिया था मेरे दोस्तों, प्रोत्साहन दिया था। और चाय की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए क्या प्रोत्साहन दिया था? जमीनें दी थी, जमीनें दी थी। इसको आप समझिए क्या, उत्तराखंड में चाय की खेती शुरू करी अंग्रेजों ने। और आपको हिंदी में भी पढ़ाया होगा, चाय जो शब्द है ना, आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा फैक्ट लिख रहा हूँ अगेन, फिर मैं इसे मिटा दूंगा, ध्यान में रखिएगा। मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता रहता हूँ। अगर कभी हिंदी में पूछेगा चाय किस भाषा का शब्द है ना, तो चाय चीनी भाषा का शब्द है, चाइनीज शब्द है चाय, हिंदी शब्द ही नहीं है। हिंदी में आते हैं ना हमारे पास विदेशी शब्द, और किसी दिन पेपर में पूछ लिया जाएगा चाय किस भाषा का शब्द है, तो चाय शब्द भी हिंदी नहीं है, चाय किस भाषा का शब्द है? चाइनीज। उसके बाद ये जो चाय है, चाय की खेती यहाँ उत्तराखंड में किसने करी? अंग्रेजों ने करी है। और अंग्रेजों ने चाय की खेती कहाँ से करी भाई? अंग्रेजों के खेत कहाँ है? आपके खेत और हमारे खेतों में तो क्या होगा, खेत कहाँ है उनके, जमीन कहाँ है? जमीन के लिए तो मार काट हो जाती है अभी भी पहाड़ों में। अपनी जमीन, इतनी भी जमीन कोई किसी को नहीं देना चाहता है, चाहे वो बंजर क्यों नहीं पड़ी है। तो जमीन कहाँ थी? जमीन नहीं थी। और अंग्रेज चाय की खेती करना चाहते थे। अभी तो हम देखते कुमाऊं में चाय के बागान दिखते हैं, हिल्ली ने चाय के बागान लगाए थे, फॉकनर ने चाय के बागान लगाए थे, हमने पढ़े, हम पढ़ाएंगे आपको जब हम अंग्रेजों को आगे आगे पढ़ाएंगे। पौड़ी में भी चाय बागान लगाते, हडल्स्टन लगाता है चाय के बागान। तो बहुत सारे चाय के बागान अभी आप पढ़ोगे। तो अंग्रेजों ने चाय के बागान किसके खेतों में लगाने थे? लोग उनको जमीन नहीं देते। तब कुमाऊं कमिश्नर भी तो अंग्रेज हैं, तो इन्होंने अपने ही अंग्रेज साथियों को चाय की खेती करने के लिए जमीनें प्रदान करी थी। सपोज मैं कुमाऊं का कमिश्नर हूं और तुम में से एक जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तुम अंग्रेज अधिकारी हो और तुम चाय की खेती करना चाहते हो। तुम चाय की खेती करना चाहते हो, तुम्हारे पास ज़मीन नहीं है, तुम मेरे पास आए कि साहब चाय की खेती करने में मगर ज़मीन नहीं है, तो मैंने तुम्हें कुमाऊं में, गढ़वाल में, जहाँ जहाँ पर चाय की खेती हो सकती है उस कंडीशन में ज़मीनें प्रदान करा दी। जैसा कमिश्नर चाहे वैसा होगा भाई, जनता क्या कर सकती थी, बेचारी जनता। तो ऐसा कौन सा कुमाऊं का कमिश्नर है जिसने चाय की खेती को प्रोत्साहन दिया था? अब प्रोत्साहन कैसे दिया था? इस कमिश्नर ने क्या किया, अपने बंदों को, अपने आदमियों को गढ़वाल और कुमाऊं की भोली भाली जनता से जमीनें छीन के दे दी कि आधी जमीन मेरे आदमियों को दे दो, वो इस खेती में क्या करेंगे, चाय की खेती करेंगे, इस जमीन में क्या करेंगे, चाय की खेती करेंगे। और अगर पूछा जाएगा चाय किस भाषा का शब्द है, तो चाय चीनी भाषा का शब्द है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। चाय शब्द हिंदी भाषा का नहीं है, चाय शब्द चाइनीज़ भाषा का शब्द है। ये पॉइंट आप ध्यान में रख लीजिएगा कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पॉइंट को भी याद कर लोगे। कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊपरी गंगा नहर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर का जो निर्माण हुआ था, ऊपरी गंगा नहर का जो निर्माण हुआ था दोस्तों 1842 से शुरू हुआ था।
1842 से ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य शुरू हो गया था और 1842 के बाद 1854 तक कंप्लीट हुआ था। तो क्वेश्चन आएगा ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो 42 में तो कौन था? आपने देखा होगा लुसिंगटन था इससे पहले। 1842 में हमारे यहाँ पे गवर्नर वायसराय कौन थे? लुसिंगटन थे। 48 में मरे। तो लुसिंगटन के शासनकाल में तो ये क्या हुआ था? ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। मगर ऊपरी गंगा नहर बनकर तैयार किसके शासनकाल में हुई? ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कंप्लीट किसके शासनकाल में हुआ? तो आपके सामने कौन सा कमिश्नर पढ़ रहे हैं? जॉन हैलिट बैटन। तो बैटन के शासनकाल में ऊपरी गंगा नहर का कार्य कंप्लीट हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य 1842 से शुरू हुआ दोस्तों, और 1842 के बाद 1854 में ऊपरी गंगा नहर बनकर तैयार हो गई थी। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य किसने शुरू किया था? तो लुसिंगटन ने 42 में शुरू किया था, मगर ये समाप्ति किसके शासनकाल में हुआ? बैटन के शासन में बनकर तैयार हो गई थी। ऊपरी गंगा नहर उत्तराखंड की सभी नहरों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी नहर। ऊपरी गंगा नहर का एक्स्ट्रा फैक्ट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उत्तराखंड की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे बड़ी नहर ऊपरी गंगा नहर है। सर ऊपरी गंगा नहर कहाँ से शुरू होती है? तो ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार के भीमगोड़ा पुल से शुरू होती है और यूपी के कानपुर तक जाती है। हरिद्वार से लेके कानपुर तक ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ है और लगभग 570 किलोमीटर की ये नहर है। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य लुसिंगटन ने शुरू कराया था मेरे प्यारे दोस्तों, और 42 में शुरू कराया था। एकदम से एक ही बारी में तो नहर बन नहीं सकती है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। और 1854 में ये बनकर तैयार हुई थी और दैट टाइम कमिश्नर कौन थे आपके? जॉन हैलिट बैटन। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। हरिद्वार के भीमगोड़ा पुल से ये नहर शुरू होती है और हरिद्वार के भीमगोड़ा पुल के बाद ये समाप्त होती है कानपुर में 570 किलोमीटर। ठीक है। और इस नहर का जो डिजाइनर थे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपरी गंगा नहर के जो डिजाइनर थे उनका नाम है प्रोबी काटले। रुड़की में भी इनको पढ़ोगे, जब आपको मैं रुड़की पढ़ाऊंगा ना, रुड़की नहर पढ़ाऊंगा ना, तब भी आपको ये बताऊंगा, ये रुड़की शहर बताऊंगा। प्रोबी काटले। प्रोबी काटले ने ही इस ऊपरी गंगा नहर का क्या किया था? प्रोबी काटले ने ही इस ऊपरी गंगा नहर का क्या किया था? डिज़ाइन तैयार किया था। और असली में हम कहते हैं राजा भागीरथ ने ही गंगा माता को या गंगा नदी को धरती पर बुलाया था। हम पढ़ते हैं ना, राजा भागीरथ ने ही गंगा माता को धरती पर बुलाया था, इसीलिए गंगा का प्रारंभिक नाम आप भागीरथी भी पढ़ते हो। उत्तरकाशी साइड तो गंगा नदी को क्या बोलते? गोमुख से लेके देवप्रयाग तक गंगा नदी को गंगा भी नहीं कहते, क्या कहते? भागीरथी नदी कहते। तो गंगा नदी को धरती पे बुलाने का श्रेय किसको जाता है? राजा भागीरथ को जाता है। दैट्स वाई गंगा नदी का प्रारंभिक नाम भागीरथ भी है। परंतु मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ उसी गंगा नदी पर एक अलग सी ब्रांच बना दी जिसे ऊपरी गंगा नहर कहते हैं। इतनी बड़ी नहर है रुड़की वाली साइड, अगर आप कोई जानता होगा, रुड़की का कोई बच्चा होगा, रुड़की का कोई दोस्त होगा, तो कितनी बड़ी नहर है। उसी रुड़की नहर में मैंने कभी स्विमिंग सीखी थी 2-3 साल पहले। तो वही रुड़की वाली जो नहर जा रही है वो कानपुर तक जाती है, और वही रुड़की नहर गंगा नदी पर बनाई गई है जिसे ऊपरी गंगा नहर का नाम से हम जान रहे हैं। और इसीलिए प्रोबी काटले को आधुनिक भागीरथ कहते हैं। आधुनिक भागीरथ कहते हैं। उत्तराखंड में आधुनिक भागीरथ की संज्ञा किसको दी गई है? प्रोबी काटले को दी गई है। क्यों? असली में भागीरथ कौन है? राजा भागीरथ ने ही गंगा जी को धरती पे बुलाया था। ऐसी कहानी आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, सुनी होगी। मगर इसी गंगा नदी जब धरती पर आ गई, इसी गंगा नदी से एक अलग ब्रांच बना दी जिसे ऊपरी गंगा नहर कहते हैं। कहीं ना कहीं वो नदी के बराबर ही चौड़ी और बहुत ज़्यादा उसमें पानी होता है। तो इसी प्रोबी काटले ने उसका डिज़ाइन तैयार किया था, तो इसलिए प्रोबी काटले को आधुनिक भागीरथ कहते हैं। बाकी आप सबको पता है असली में भागीरथ कौन है, जिन्होंने गंगा माता को धरती पर बुलाया था। और आधुनिक भागीरथ कौन है? प्रोबी काटले हैं। और आधुनिक भागीरथ प्रोबी काटले क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने ऊपरी गंगा नहर का डिजाइन शुरू किया था। बनी कब से थी? 42 से शुरू हुई थी, 54 में बनी थी। 42 में जब शुरू हुई थी, कौन था कमिश्नर? लुसिंगटन। जब बनकर तैयार हो गई, कौन था कमिश्नर? हैलिट बैटन।
तो ऊपरी गंगा नहर के बारे में जितनी जानकारी आपको कंप्लीट पता होनी चाहिए वो सारी जानकारी मैं आपको बता चुका हूं। उम्मीद करता हूं आप याद भी कर रहे होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। बाकी एज यूजुअल मैं बहुत सारे बच्चों को अपना नंबर दे भी चुका हूं। रोज मैं बोर्ड पे अपना नंबर लिख रहा हूं कि कोई नया बच्चा आ रहा होगा और आज की क्लास वो पहली बार देख रहा होगा और आज ही उसको कोई डाउट हो गया होगा, तो वो डाउट कैसे क्लियर करेगा, इस नंबर पर मैसेज करके वो अपने डाउट क्लियर कर सकता है कि सर मुझे ये डाउट हो रहा है। बाकी मैं क्या ही कर सकता हूँ, जितना मुझसे बनता है मैं उतना कोशिश कर रहा हूँ अच्छा डाटा देने की, अच्छा समझाने की। और प्लीज़ आप भी अपनी तरीके से मुझे सजेशन दे सकते हैं, पर्सनल मैसेज करके भी, सर ऐसा कुछ करिएगा, मैं वैसे करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। इसके अलावा मालगुजारी रकम नियम 1855 मैंने यहाँ पे लिखा है 1855। कभी क्वेश्चन आएगा कि कुमाऊं में मालगुजारी नियम किसने शुरू किया था, तो कुमाऊं में मालगुजारी नियम या रकम नियम, कुमाऊं में मालगुजारी नियम या रकम नियम कब शुरू हुए थे, 1855 में शुरू हुए थे। और ये मालगुजारी नियम भी शुरू किसने किए थे, जॉन हैलिट बैटन ने। यहाँ पे जगह नहीं है, मगर मालगुजारी नियम कब शुरू हुए, 55 में दिख रहा होगा। किसने शुरू किए हैं, तो भाई आपके गवर्नर जनरल कमिश्नर बैटन ने शुरू किए हैं। सर जी मालगुजारी नियम क्या होते हैं, मालगुजारी नियम वे नियम कहलाते हैं जिन्होंने जमींदारी प्रथा को बंद किया था। जमींदारी प्रथा क्या थी कि जमींदार होता था, मैं अगर राजा हूं और तुम जनता हो, तो मेरे और आपके बीच में क्या हो रहा था, एक बंदा और था जो आपसे टैक्स लेता था और मुझे देता था। आप प्रजा हो, हम राजा है, और हम दोनों के बीच में एक जमींदार खड़ा है जो आपसे टैक्स लेके हमें टैक्स देता था। वो बीच में कुछ भी खा देता होगा, कई लोगों को अपने रिश्तेदारों का माफ कर देता होगा, अपने दुश्मनों से ज़्यादा लेता होगा। मगर मालगुजारी या रकम व्यवस्था में क्या था कि जनता डायरेक्ट राजा को ही वार्षिक कर देती थी, वार्षिक टैक्स देती थी, वार्षिक राजस्व देती थी। कहीं ना कहीं मालगुजारी एक टैक्स सिस्टम है, कहीं ना कहीं मालगुजारी एक टैक्स सिस्टम है, अगर आप समझे होंगे तो मालगुजारी या रकम नियम या टैक्स प्रणाली, मालगुजारी टैक्स प्रणाली, ये कौन शुरू करता है, तो जॉन हैलिट बैटन करते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जॉन हैलिट बैटन। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हर एक पॉइंट मैंने समझा दिया, हेडक्वार्टर, चाय की खेती, ऊपरी गंगा नहर और मालगुजारी का नियम। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या क्या पॉइंट और क्या क्या पॉइंट नहीं है। तो ये सारे के सारे पॉइंट किसके थे, आपके जॉन हैलिट बैटन के पॉइंट थे। बाकी ये याद रखना, यही कुमाऊं में, इन्हीं के शासनकाल को कुमाऊं का क्या कहता है, स्वर्णिम काल कहते हैं कुमाऊं कमिश्नरी का। चाय की खेती वाला पोर्शन भी मैंने आपको बता दिया। जॉन हैलिट बैटन के बाद अब कुमाऊं में एक नया कमिश्नर बनेगा, और कुमाऊं का वह कमिश्नर जो सभी कमिश्नरों में से सबसे महत्वपूर्ण है, उनका नाम है सर हेनरी रैमजे। कुमाऊं का अगले कमिश्नर बनते हैं सर हेनरी रैमजे। कुमाऊं के सभी कमिश्नरों में सबसे महत्वपूर्ण कमिश्नर कौन है, हेनरी रैमजे। इनका कार्यकाल 1856 से लेके 1884 तक रहता है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सर हेनरी रैमजे है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे का शासनकाल मैंने आपको लिखाया है, और ये उत्तराखंड के सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कमिश्नर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्कॉटलैंड के ये निवासी थे, और अगर आपने इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, गवर्नर जनरल पढ़े हैं, तो वहाँ पे भी आपने डलहौजी पढ़ा होगा, तो लॉर्ड डलहौजी के चचेरे भाई भी ये थे। लुसिंगटन की पुत्री से भी इन्होंने क्या कर लिया था, शादी कर ली थी। तो हेनरी रैमजे की रिश्तेदारी से तो मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अगर आपको लिखना है तो ये हेनरी रैमजे किस देश के निवासी थे, तो ये स्कॉटलैंड निवासी थे। और गवर्नर जनरल में एक बड़ा फेमस नाम है लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी के चचेरे भाई थे कौन, उत्तराखंड के अगले कमिश्नर हेनरी रैमजे। रैमजे बड़े अच्छे, बड़े सुशील टाइप के एक राजा रहे हैं उत्तराखंड में, राजा ही कह सकते कमिश्नर को। और इनके बारे में इतनी पॉजिटिव बात कही जाती है कि रैमजे ऐसे कमिश्नर थे जिन्होंने गढ़वाली प्लस
कुमाऊनी बोलना सीख लिया था, कुमाऊनी बोली सीखी थी, या ऐसा नहीं लिखा जाएगा तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा कमिश्नर था जो पहाड़ी बोली बोलता था, पहाड़ी बोली जानता था या बोलता था, वो था हेनरी रेमजे। तो मतलब जनता के साथ इसका जो बॉन्ड था वो मजबूत था, और जब जनता के साथ इसका बॉन्ड मजबूत था तो जनता ने भी इसको रेमजे की जगह राम जी बोलना शुरू कर दिया, तो इसको राम जी के नाम से भी जाना जाता था। किसी आम इंसान को भगवान के जैसे दर्जा देना छोटी मोटी बात नहीं। आजकल भी कोई किसी को भगवान राम के समान न माने, बट दैट टाइम में भी रेमजे को राम जी नाम से जाना गया है, और इसीलिए रेमजे के ही याद में या रेमजे की ही कहने पे या रेमजे के ही नाम पे रामनगर बसा है। अभी भी उत्तराखंड में रामनगर नामक एक शहर है, वो भी इन्हीं के नाम से चलता है। तो ये बहुत अच्छा था, बहुत पॉजिटिव था जनता के लिए, और इसी के लिए लिखना होगा। तो इसी हेनरी रेमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह कहते हैं, बेताज बादशाह। बेताज बादशाह किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं। आजकल बादशाह पे बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं ना, कोई इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते होंगे तुम लोग। हनी सिंह के लिए बोला था, हनी पाजी के लिए बोल दिया था कि किसी का कम बैक नहीं हो रहा, तो हनी सिंह इसलिए अब नए नए गाने निकाल रहे ना। देखते हो ना आप म्यूजिक वगैरह, इंस्टाग्राम तो सभी स्क्रॉल कर रहे हैं आजकल। मैं भी पर्सनली इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ, कुछ करता हूँ नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप ना करें ऐसा, आप पढ़ाई करें। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सोशल मीडिया जरूरी है, ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि बिल्कुल यूज़ ही मत करो। अगर हम फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं चलाएंगे, व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे, तो सामाजिक जीवन से हम दूर चले जाते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ जीते, पढ़ते लिखते नौकरी करते। तो ये भी सही नहीं है, सामाजिक जीवन भी जीना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आजकल समाज में चल क्या रहा है, देश दुनिया में हो क्या रहा है। और कई लोग तो ऐसा होता है कि जैसे मैं पर्सनली हूँ, न्यूज़पेपर मोबाइल में ही पढ़ता हूँ, डेली का न्यूज़पेपर मैं अर्ली मॉर्निंग मोबाइल में पढ़ लेता हूँ, पूरा का पूरा न्यूज़पेपर। तो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया के नेगेटिव इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट भी है, वो आपके यूज़ करने पर बात है। तो वही है बादशाह, आजकल ट्रेंडिंग में भी है कुमाऊं का बेताज बादशाह। ताज किसे बोलते हैं? क्राउन को सर में रखते हैं। तो जो कमिश्नर होता है वो ताज पहनता था, तो अंग्रेजों को देख के लोग, जनता डरती थी जिसके सर पे ताज है वो बड़ा महान है और वो उसी के ऑर्डर चलेंगे, वही सब कुछ है। तो ये बेताज से बोलता है कि कैसा एग्जाम्पल दूं ईमान, उसमें बेईमान, तो वैसी बिना बेईमान किसे बोलेंगे? जो बिना ईमान का होगा ना, जिसमें ईमान नहीं होगा, बेईमान। तो वहीं से ताज मतलब क्राउन, अब बेताज बिना ताज का, बिना क्राउन के जनता के बीच में फ्रीली घूमता था। तो बड़ा अच्छा था हेनरी रेमजे। तो फिलहाल क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया। स्कॉटलैंड का निवासी था। ऐसा कौन सा कमिश्नर जो गढ़वाली कुमाऊनी बोली बोलता था या पहाड़ी बोली जानता था, बोलता था? डलहौजी का चचेरा भाई था। कुमाऊं का बेताज बादशाह इसे कहते थे, और इसी के नाम पे एक शहर भी बसा है, जिस शहर का नाम है रामनगर। नैनीताल का एक शहर है रामनगर। तो ये हेनरी रेमजे के बारे में कुछ बेसिक सी बातें थी जो आप सबको हमको पता होनी चाहिए थी। हेनरी रेमजे में बहुत सारी डिटेल है, इस सारी डिटेल को पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, मगर कुछ डिटेल जो हेनरी रेमजे के बारे में पता होनी चाहिए और जो एग्जाम में आती है। पहला पॉइंट यही है कि कमिश्नर बनते ही इसी के शासनकाल में 1857 की क्रांति हो गई थी, और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे आपके? हेनरी रेमजे। अगर इसी 1857 की क्रांति के समय पे हम गवर्नर जनरल पढ़ें भारत में, गवर्नर कौन था भारत में? जीके में पूछा जाएगा तो लॉर्ड कैनिंग थे। और अगर बोलेंगे इसके शासनकाल में कमिश्नर कौन थे उत्तराखंड में, उत्तराखंड न बोलूं, उत्तराखंड की जगह मैं क्या बोलूं? कुमाऊं बोलूं, तो कौन है भाई? रेमजे। और अगर यही बोलूं इसके शासनकाल में डिप्टी कमिश्नर कौन है और डिप्टी कमिश्नर कहाँ रहता था? मैंने पुरानी क्लास या कल वाली क्लास में बताया आपको कहाँ रहता था डिप्टी कमिश्नर? गढ़वाल में। तो कौन है? तो वो है बैकेट। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे मैं नोट्स आपको बना के दे रहा हूं, आप प्लीज उन्हें नोट डाउन करें, बहुत फायदे में आप रहोगे। 1857 की क्रांति के दौरान पूरे भारत में गवर्नर जनरल या वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। उत्तराखंड या कुमाऊं का कमिश्नर कौन है? हेनरी रेमजे हैं। उत्तराखंड, कुमाऊं या गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर कौन है? गढ़वाल में डिप्टी कमिश्नर कौन है? बैकेट है। ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहे होंगे तो एक ही सॉल्यूशन है, आप हमें व्हाट्सएप करिएगा, हम आपको सॉल्यूशन समझाने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। ठीक है, पहले तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपका आ गया होगा।
इसी के शासनकाल में 1857 की क्रांति हो जाती है। और ये 1857 की क्रांति होती कैसी है, क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। इसी के समय पे एक क्रांतिकारी होता है जिसका नाम है काले खां। इसी के समय में काले खान नामक एक क्रांतिकारी है। और काले खां 17 सितंबर, पुरानी क्लास में पढ़ा भी चुका हूँ मैं आपको, सेम डेट 17 सितंबर 1857 को हल्द्वानी पे कब्जा कर लेता है। हल्द्वानी पर कब्जा कर लेता है। हल्द्वानी पर कब्जा कौन कर लेता है? काले खां हल्द्वानी पर कब्जा कर लेता है। 17 सितंबर 1857 को ये हल्द्वानी पे कब्जा कर लेता कौन? काले खां नामक अधिकारी। और हल्द्वानी कुमाऊं का कमिश्नर कौन है? हेनरी रेमजे। तो हेनरी रेमजे हल्द्वानी को आज़ाद करने के लिए 1000 सैनिकों के साथ काले खां हल्द्वानी पे कब्जा कर लेता है। इसीलिए अब हेनरी रेमजे का एक ही मुद्दा रहता है कि कहीं ना कहीं हल्द्वानी को क्या करना है, हल्द्वानी को क्या करना है दोस्तों, आज़ाद करना है या हल्द्वानी को सही करना है भाई, वहाँ से भगाना है उनको। तो हल्द्वानी को उसको आज़ाद करने के लिए, हल्द्वानी को फिर से स्वतंत्र करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा वो। तो इसलिए वो कुछ ना कुछ क्या करता है, यहाँ पे अटैक करता है। और काले खां के विरोध में किस किस को भेजता है वो देखते हैं। एक भेजता है मैक्सवेल को, ऑस्ट्रेलिया का ऑलराउंडर है मैक्सवेल, वो वाला मैक्सवेल नहीं है, उससे याद कर सकते हैं, आरसीबी मैक्सवेल। मेरा भी काफ़ी फेवरेट है वो, मुझे को काफ़ी अच्छा लगता हो, बस जब वो ताबड़तोड़ खेलता है ठीक है, तो उल्टे पुल्टे शॉट मारता रहता हो तो ठीक लगता है। अब वैसे भी हम विराट कोहली के फ़ैन, आरसीबी के फ़ैन, और वो आरसीबी का एक मेंबर है तो अच्छा लगना नॉर्मल सी बात है। ठीक है, जैसे कि अनुष्का शर्मा के बारे में मैं कुछ ज़्यादा जानता नहीं था, मैं कहा जब से विराट कोहली से उनकी शादी हुई है देर टाइम से अनुष्का शर्मा ही फेवरेट हो गई। अब हीरोइनों में अनुष्का शर्मा भी अच्छी लगने लग गई विराट कोहली की वजह से। ऐसे ही मैक्सवेल या ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, या आरसीबी से जुड़े तब से इनका गेम देखा, इनको जाना पहचाना तो ये भी अच्छे लगने लग गए। इट्स ऑल अबाउट विराट कोहली। तो काले खां 17 सितंबर 1857 को हल्द्वानी पर कब्जा कर लेता है। तो इसके विरोध में इनको हराने के लिए रेमजे किसी न किसी को तो भेजता होगा। तो एक नाम आता है मैक्सवेल का और एक का नाम आता है चैपल। तो ये अंग्रेज अधिकारी जाते हैं काले खां को वापिस यहाँ से भगाने के लिए। और इसी के साथ साथ में आप सबको एक इम्पॉर्टेंट करके पॉइंट लिखनी है, वो क्या है और क्या नहीं है, वो है रणवीर सेना। क्वेश्चन आएगा रणवीर सेना का संबंध किससे है? रणवीर सेना क्या है? रणवीर सेना गोरखों की एक सेना है, गोरखों की सेना है जिन्होंने रेमजे की मदद करी थी। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति जब हुई थी, सारे क्रांतिकारी भाई बहन हमारे दादा परदादा पीढ़ी के जो भी लोग थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए कि अंग्रेजों भारत छोड़ के जाओ। तो इन अंग्रेजों की मदद उस समय गोरखाओं ने करी थी और हेनरी रेमजे की मदद करने के लिए गोरखाओं ने एक सेना भेजी थी, वो थी रणवीर सेना। रणवीर सेना किसके शासनकाल में भेजी थी? तो रेमजे के शासनकाल में भेजी थी। और रणवीर सेना किसकी सेना थी? गोरखों की थी। और आप प्रीवियस क्लास में जाके देखो, जब आपको संगोली की संधि पढ़ाई थी ना, तो उसी संगोली की संधि में एक पॉइंट ये भी था कि कभी अंग्रेजों को फौज की ज़रूरत पड़ेगी, सेना की ज़रूरत पड़ेगी, तो नेपालियों को या गोरखों को अंग्रेजों की मदद करनी पड़ेगी। और उसी संधि के अनुसार, उसी संधि को मद्देनज़र रखते हुए आज अंग्रेजों को सेना की ज़रूरत थी, क्योंकि क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर कब्जा कर लिया था। और आज गोरखाओं ने अपने उस वादे को निभाया और गोरखा अंग्रेजों के साथ हो गए। और अंग्रेजों की मदद करने के लिए नेपाल से एक सेना आई थी और उसी सेना का नाम था रणवीर सेना। तो कभी क्वेश्चन आएगा रणवीर सेना किसकी थी? गोरखाओं की थी। या क्वेश्चन आएगा 1857 की रिवोल्ट में अंग्रेजों की हेल्प करने के लिए गोरखों ने कौन सी सेना भेजी थी? तो अंग्रेजों की हेल्प करने के लिए एक सेना आई है रणवीर सेना। तो रणवीर सेना भी, मैक्सवेल की सेना भी, चैपल की सेना भी काले खां के विरोध में हो गए, काले खां के साथ लड़ाई करने लग गए और काले खां फिर हार गया और काले खां चले गए फिर से वापस। मगर क्वेश्चन आएगा काले खां ने कब हल्द्वानी पर कब्जा कर लिया था? तो काले खां ने कब हल्द्वानी पर कब्जा कर लिया था? आपके सामने लिखा है 17 सितंबर 1857 को। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा क्या है क्या नहीं। अच्छा, काले खां को भेजा किसने था? अगर ऐसा पॉइंट आएगा तो इसको भेजा था बरेली के लीडर या बरेली के सरदार खान बहादुर खान ने। काले खां को किसने भेजा था? तो बरेली से भेजा था। बरेली के
लीडर 1857 की क्रांति में बरेली से जो लीडर थे उनका नाम क्या था? खान बहादुर खान। तो बरेली से खान बहादुर खान ने ही किसको भेजा था? काले खान को भेजा था कि आप हल्द्वानी जाओ और जीतो। और ये 17 सितंबर 1857 को हल्द्वानी को जीत लेता है। अब हल्द्वानी को वापस जीतने के लिए किसको जीतता है? ये हल्द्वानी को जीतता है। और हल्द्वानी को जीतने के लिए इधर से रेमजे किसको भेजता है? एक तो भेजता है मिस्टर चैपल को, एक भेजता है मिस्टर मैक्सवेल को, और एक भेजता है रणवीर सेना को। और आप सब लोग जानते हैं रणवीर सेना गोरखाओं की फौज है जो अंग्रेज़ों की मदद करती थी। और इन्होंने सब ने काले खां पे अटैक किया और काले खां फिर से हार गया था और वापस चला गया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, काले खां को भेजा किसने था? खान बहादुर खान ने भेजा था। और उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई थी, होपफुली वो आपकी समझ में भी आई होगी। अगर मैं समझा पाया होगा आपको ढंग से तो आप इन बातों को समझ भी रहे होंगे कि कैसी कैसी चीज़ें हो रही है और कैसी कैसी चीज़ें नहीं हो रही। 1857 की क्रांति में एक नाम हमारे पास और आता है, वो आता है कालू मेहरा जी का नाम। कालू मेहरा का जन्म 1831 में हो गया था। कालू मेहरा का जन्म 1831 में चंपावत के बिसुंग गांव में हुआ था। चंपावत के बिसुंग गांव में हुआ था। चंपावत के बिसुंग गांव में कालू मेहरा का जन्म हो गया था। और इसी कालू मेहरा को उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का क्या है? दर्जा प्राप्त है। तो बड़े महान थे। तीनों भी 1857 की क्रांति में एक संगठन बनाया था, आप सभी लोग जानते हैं। और इनके द्वारा बनाया गया संगठन क्या कहलाता था? क्रांतिवीर। अगर क्वेश्चन आएगा क्रांतिवीर नामक संगठन किसने बनाया था, तो कालू मेहरा ने बनाया था। कालू मेहरा को ही उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहते हैं। इन्होंने अपने गांव या अपने क्षेत्र चंपावत में युवाओं की टोलियां बनाए थे, ग्रुप बनाए थे। और वो ग्रुप क्या करता था? जहां जहां अंग्रेजों की मीटिंग होती थी, बैठक होती थी, जहां जहां अंग्रेजों का काम धाम होता था, वहां उनको डिस्टर्ब करते थे या उनको मारते थे। तो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिवीर संगठन किसने बनाया? अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिवीर संगठन बनाया था कालू मेहरा जी ने। क्रांतिवीर संगठन बनाया था कालू मेहरा जी ने। इन्हीं को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, किसी भी हालत में आपको ये याद रखना है, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, इससे आगे हम कालू मेहरा से थोड़ा सा आगे चलेंगे। तो 1857 की क्रांति को फिनिश करते हुए तो हेनरी रेमजे के शासनकाल में ही 1858 में पादरी विलियम बटलर, पादरी का नाम क्या है? पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में क्या की थी? नैनीताल में क्या करा था? चर्च का निर्माण किया था। नैनीताल में एक चर्च बनाया था, मेथोडिस्ट चर्च जिसे कहते हैं। तो नैनीताल में चर्च का निर्माण, मेथोडिस्ट चर्च का निर्माण कब हुआ था? 1858 में हो गया था, क्रांति के अगले ही साल। और कौन था उसका प्रथम पादरी? किसने बनाया था? विलियम बटलर। तो विलियम बटलर द्वारा प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना। विलियम बटलर द्वारा प्रथम मेथोडिस्ट, तुम्हारा बोलना भी नहीं आ रहा, अंग्रेजी की बड़ी दिक्कत है यार। गाँव से पढ़ के आ रखे, शुद्ध गांव से, सरकारी स्कूल से, सरकारी प्राइमरी स्कूल के बाद इंटर कॉलेज में पढ़ा। इंटर कॉलेज के बाद तो मैंने पढ़ाई नहीं करी, फिर ऐसे कॉलेज में बीए डाल दिया था, जैसे तैसे करके पास हुआ हूँ मैं। तो मेरे को अंग्रेजी में थोड़ा सा दिक्कत है, तो आप लोग समझे मेरी भावनाओं को। तो पहला जो चर्च बनाया गया था वो विलियम बटलर द्वारा बनाया गया था, 1858 में बनाया गया था। और कहाँ पे बनाया गया था मेरे प्यारे दोस्तों? नैनीताल में बनाया गया था। इन बातों को आप ध्यान में रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें रेमजे के ही शासनकाल में हो रही है। इन बातों को हमको समझना चाहिए कि क्या क्या बात हो रही, क्या क्या नहीं हो रही। इसके अलावा आगे चलते हैं। तो आपने इससे पहले पढ़ा होगा 1837 में अल्मोड़ा में एक थाना बना था, ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। तो ऐसी इसके शासनकाल में भी 1869 में एक नया थाना बना था, और वो था रानीखेत थाना। तो अगर क्वेश्चन आएगा रानीखेत थाना किसके शासनकाल में बना था, तो रेमजे ने बनाया था 1869 में। और ये मैं आपको पुरानी क्लास में पढ़ा चुका हूँ। अल्मोड़ा थाना कुमाऊं का पहला थाना। अगर आपको नहीं पता तो पुरानी क्लास देख लीजिएगा, पुराने बच्चों को पता होगा। तो 1869 में क्या बन चुका है दोस्तों आपके सामने? तो 1869 में बन चुका है आपके लिए
रानीखेत थाना। कभी क्वेश्चन आएगा आधुनिक रानीखेत की स्थापना कब हुई, तो आधुनिक रानीखेत की स्थापना, आधुनिक रानीखेत की स्थापना भी यही हुई थी, 1869 में हुई थी। आधुनिक रानीखेत की स्थापना जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो आधुनिक रानीखेत की स्थापना 1869 में हुई थी। और 1869 में क्या हुआ था, रानीखेत में एक थाना भी बना दिया गया था। ये वाला पॉइंट आप समझ सकते हैं क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा एक और चीज़ अगर आपको 1857 की क्रांति से लिखनी है तो एक पॉइंट चर्चाओं में आता है, वो ही हैंक्समैन या फांसी का गधेरा। हैंक्समैन भी लिखा रहता है, हैंक्समैन हिल्स या फांसी का गधेरा, रोला टाइप का होता है जो एक जंगल टाइप का है। फांसी का गधेरा कहाँ है, अगर क्वेश्चन आएगा तो नैनीताल में फांसी का गधेरा क्या होता था, अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांतिकारी युद्ध करते थे अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए, तो अगर रैमजे के शासनकाल में उसे पकड़ लिया जाता था किसी क्रांतिकारी को, तो उसको फांसी दे दी जाती थी एक गधेरे में, एक जंगल में। और ये फांसी का गधेरा कहाँ था, नैनीताल में। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन आ जाएगा फांसी का गधेरा कहाँ है या कहाँ था, तो फांसी का गधेरा कहाँ था, यही था 1857 की क्रांति के शासनकाल में। यह फांसी का गधेरा चर्चाओं में आया था, क्योंकि जो लोग क्रांतिकारी थे अंग्रेजों के खिलाफ काम करते थे उनको फांसी दे दी जाती थी। इसके अलावा एक और लास्ट पॉइंट आज का आप लिख सकते हैं, हिल रेजिमेंट। तो वो लास्ट पॉइंट क्या है, हिल रेजिमेंट। तो क्वेश्चन आएगा हिल रेजिमेंट किसके शासनकाल में बनाई गई थी, तो हिल रेजिमेंट भी रैमजे ने ही बनाई थी। हिल रेजिमेंट भी किसने बनाई थी, रैमजे ही नहीं बनाई थी, हिल रेजिमेंट बनाई थी। हिल रेजिमेंट मेरे प्यारे दोस्तों 1858 में बनाई थी। ये भी बनाई थी रैमजे जी ने ही बनाई थी। और ये इसलिए बनाई थी क्योंकि रैमजे के शासनकाल में क्या हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी। अब रैमजे डरने लग गया था कि पहाड़ की जनता दोबारा कभी मेरा विरोध ना कर दे, तो पहले से ही उसने एक रेजिमेंट बना के रखी थी, हिल रेजिमेंट। ये क्यों बनाई थी कि भविष्य में कोई दोबारा आंदोलन ना करे, या कोई भविष्य में कोई दोबारा आंदोलन करे तो उसको दबाने के लिए, आंदोलन ना करे। जैसे कि कालू मेहरा ने क्रांतिवीर संगठन बना दिया, काले खां आपका हल्द्वानी पे कब्जा कर चुका है, तो कुमाऊं की जनता एक जागृत होके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने लग रही थी। तो हेनरी रैमजे ने सोचा कि दोबारा कभी ये पनप ही ना पाए, इनको दबाने के लिए ऑलरेडी पहले से एक सेना बना के रखिए, एक रेजिमेंट बना के रखिए, उसका नाम है हिल रेजिमेंट। तो हिल रेजिमेंट किसके शासनकाल में आई, हेनरी रैमजे के शासनकाल में। और एक आई थी रणवीर सेना, रणवीर सेना भी किसके शासनकाल में चर्चाओं में आई है, तो रणवीर सेना भी हेनरी रैमजे के शासनकाल में चर्चाओं में आई है। तो आज की क्लास को यहीं पे करता हूँ मैं समाप्त। रैमजे भी समाप्त नहीं हुए, कल यहाँ से आगे जो भी पॉइंट बच गए होंगे उनको रैमजे में लिखने की कोशिश में करूँगा। तो रैमजे को यहीं से कल आगे बढ़ेंगे और आगे कुमाऊं के कमिश्नर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको एक नई क्लास में। तब तक आप नोट डाउन करें, रिवीजन करें और पढ़ते रहें।